हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग फाइटर सीरीज का 5वें सेट को कवर करेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो ऑलरेडी आपका 4 तक कवर करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट जाकर के सारे क्लास को लगाएंगे। आज आपका जो है 5वां आपका फाइटर सीरीज का आपका जो है सेशन आपका कंटिन्यू होगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका लेटेस्ट आपका जो है सेट आपका है, जो अभी आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर किया गया है 2025 के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीक़ा से लगाइए। इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। चाहो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग रोलैक्ट एक्ट का, तो ये फरवरी 1919 में आपका रोलैक्ट एक्ट आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो पुस्तक है, ये दोस्तों आपका लिखा गया है MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। इसका आंसर बताइए कि जो लाल कुर्ती आंदोलन है, इसका नेता कौन थे। तो देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन को ही आपका कहा जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जो कि आपके 1930-31 में आपका हुआ था। अब बात हो रही है कि जो लाल आपका जो है कुर्ती आंदोलन था, इसका पूछा जा रहा है कि आंदोलन का जो नेता है ये कौन था। और याद रखना है कि लाल कुर्ती को ही आपका खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि आपका दोस्तों 1930-31 में आपका हुआ था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पर पूछा गया है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर, तो जर्मनी में फहराया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। देखिए फ्रेंड, डबल स्टार में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका राम बिहारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस था जिन्होंने की इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वही अगर यहाँ पर बात करें कि जो इंडिपेंडेंस लीग जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था, जो कि आपके रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय बैकरपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था। देखिए, बात हो रही है 1857 के विद्रोह के समय जो आपका बैरकपुर में जो है आपका ब्रिटिश कमांडिंग का ऑफिसर कौन था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हेरसे था। देखिए, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो। तो आप याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था। ध्यान रखेंगे, कुंवर सिंह ने किया था, जो आरा के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अब देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको देख करके बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यू सीरीज में भी आपको ऐड किया गया है, लेटेस्ट आपका। तो इसको दोस्तों आपको अच्छे तरीका से आपको लगाना है। और मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो सेकेंड आपका वीडियो क्लासेस आपका है लेक्चर वाला, साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट अभी होमवर्क सीरीज आपका लॉन्च किया गया है, इसका अगर कंप्लीट आपको कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपका लेटेस्ट आपका नोट्स 2025 के लिए अपडेट किया गया ये सभी, प्लस आपका टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का होमवर्क सीरीज और सेकेंड बैच का A to Z आपको वीडियो क्लासेस, ये गाइडलाइंस के तहत नंबरिंग वाइज आपका सिस्टमेटिक तरीका से प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्विक बुक है, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। लेटेस्ट अभी घटना चक्र अपडेट हुआ है, मतलब A to Z आपको बिहार SI के लिए आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में होगा। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके औरंगजेब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में
डिमेकस भारत आया था। देखिए डिमेकस जो भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं न्यू सीरीज का, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा कुछ चलाया जा रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यस अवश्य आप सभी लोग टाइप करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप सभी लोग इस सीरीज को जो है सीरियस वे में आप सभी लोग ले रहे हो। तो देखिए याद रखना है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। दोस्तों उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कैकई के शासक थे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो देखिए जो भारत है ये राज्यों का संघ है, जिसका वर्णन आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान के अधिनियम से जो है ये आपका प्राप्त किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो बताइए राइट आंसर आपका क्या है, कौन सा कारक है जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शक्तियों का पृथक्करण, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बात करें हम लोग प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना में केवल एक बार जो है आपका संशोधन किया गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका जो है राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, चाइना में। सेवा के अधिकार की अवधारणा ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो आपका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? तो ये दोस्तों आपका दिया गया आर्टिकल 111 के अंतर्गत आपको दिया गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है आर्टिकल आपका जो है आपका 60 के तहत राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाया जाता है। वही अगर बात करें तो आपका जो है आर्टिकल आपका 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इससे सारा कई सारा आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका फैक्ट हो सकता है, जैसे आपातकाल को लेकर के, या फिर जो है आपका महाभियोग की प्रक्रिया से रिलेटेड, या फिर इससे रिलेटेड कई सारे आपके फैक्ट है जो कि राष्ट्रपति से आपका रिलेटेड है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, और इसलिए देखिए ज़्यादा रिवील इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि ये आपका कंप्लीट आपका टेस्ट है। और जो कंप्लीट अभी आपका जो पीडीएफ आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से अपडेट किया गया है 2025 के लिए, ये फ्रेंड्स अगर आपने कोर्स के साथ ऐड नहीं है तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हो, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट आपको ए टू जेड आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप बैच वगैरह सारा चीज़ें हो जाए, आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको 99 पेमेंट करके ज्वाइन करना है। एग्जाम तक वैलिडिटी रहता है, इसमें कंप्लीट आपको फुल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात किया जा रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संसद के द्वारा जो है दोस्तों आपका संसद क्योंकि राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, सॉरी राज्यसभा देखिए कभी भी आपका भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपके अस्थायी सदन है। क्या है? ये आपके अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा भंग हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बताइए लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो टोटल आपका 20, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 17वासन का आदेश किनके द्वारा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है?
तो देखिए समवर्ती सूची की बात किया जा रहा है, तो बात करें हम लोग समवर्ती सूची का, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित देशों से घिरा हुआ है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से जो है मिलकर आपका घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपके टोटल जो है आपका 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है। भारत में सबसे पहले कोयला खदान खोदी गई है रानीगंज में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, जो आपके वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, भूमि। आप देखिए यहाँ पर जो कोयला का चर्चा किया गया था, आप इसको याद रखेंगे कि देखिए कोयला में अगर बात करेंगे तो जो आपका एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जबकि बात करें दोस्तों हम लोग पीट कोयला का, तो ये काफ़ी जो है आपका लो ग्रेड का कोयला माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर जो है आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भूमि। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। बताइए कौन सा देश है जो लकड़ी का यानी कि मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की जो है आपका लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और आपका निर्यातक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। अमेरिका, चाइना, रूस, वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया है। तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया है 1986 में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। यहाँ से देखिए एक और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रावत भाटा परमाणु संयंत्र को लेकर के, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये आपका राजस्थान में है, तो बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, सी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गंडक। गंडक नदी पर आपका त्रिवेणी नहर आपका निर्मित है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक जो है बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूरी की जो सबसे बड़ी आपका मात्रक होता है, ध्यान में रखेंगे, ये आपका फ्रेंड्स होता है पारसेक। ध्यान में रखेंगे ये क्या होता है, तो आपका पारसेक होता है। जबकि दो खगोलीय पिंडों की जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, ये आपका प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो कई बार हमारा प्रश्न आता है कि जो 1 आपका लाइट ईयर बराबर होता है कितना होता है, तो आपका 9.46 इंटू 10 आपका 15 मीटर के बराबर होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से किस प्रकार की भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, P = हमारा mv फॉर्मूला होता है। तब देखिए प्रश्न में पूछा है कि संवेग और जो है वेग के अनुपात, तो यानी कि आपका जो है P/ आपका v = आपका m आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका संवेग और वेग का अनुपात = आपका m। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे kg मीटर पर आपका सेकेंड होता है संवेग का मात्रक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वेग की अगर बात करें तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का फ्रेंड्स आपको याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल की अगर बात करें तो ये आपका न्यूटन होता है, या न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ये आपका केजी होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के संबंध में विशिष्ट संकल्पनाएं दी गई।
तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये देखिए आपके आर्हेनियस ने भी दिया है। इसके अलावा जो है आपका ये आपका ब्रॉन्ज जो है आपका ब्रॉन्ज टेड जो है आपका टेड ने दिया था। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो है आपका न्यूटन लुइस ने भी आपका दिया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक इनमें से कौन सा यौगिक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इसे पायरिन भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है। इसे पायरिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। जब देखिए शॉर्ट सर्किट लगता है या लघु पतन होता है तो वैसे केस में इसे आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तकों के में से किसमें जो है आपका संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? निम्नलिखित उत्तकों में से किसमें जो है आपका संकुचनशील जो है आपके प्रोटीन पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पेशीय उत्तक। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि फलों के मीठा स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? मछली के कॉड लिवर में विटामिन ए और डी पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी जो है यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी आपके पाए जाते हैं, जिसका केमिकल नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन बी जो है केला में पाया जाता है, जिसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, जिसे थायमिन कहा जाता है केमिकल नाम। विटामिन ई को दोस्तों आपका टोकोफेरॉल कहा जाता है, जो कि जो है आपका अंकुरित अनाज में पाया जाता है, और इसके कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन सी का, तो ये आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। केमिकल नाम आपका जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसके कमी के कारण से घाव का ना भर पाना या फिर त्वचा में अनेक तरह की बीमारियां होना, ये सभी आपका विटामिन सी का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रमण रोग है? जल संक्रमण की बात हो रही है तो ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, पीलिया। पीलिया एक जल संक्रमण आपका रोग है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉली हाउस का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। देखिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों को समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, और इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंतर जो है आपके कम होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। जैसे कि आपका गेहूं है, चावल है और आपका दाल है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माण। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था आपका जनकधारी प्रसाद के द्वारा, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप लोग, जितने भी आपका बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अभी आपका देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, बिहार से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे थे। तो देखिए मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जो है सूफी संत निम्न में से कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बिहार के देखिए सूफी संत इनमें से आपका कौन सा दिया गया है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका इमाम ताज आपका जो है वकी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। ऑलरेडी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण से। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए भूमध्य सागर की जो है और से आने वाली चक्रवात के कारण से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किस डेट को किया गया था, तो ये आपका 1986 को किया गया था, तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है जो है आपका प्राकृत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो साथियों आज आपका फाइनली आपका 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो अवश्य लाइक करके जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो अपडेटेड अभी आपका नोट्स ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है इसको कंप्लीटली आप लगाइए। सारी चीज़ें आपका कवर बिल्कुल आपका होते चला जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कंप्लीट आपका जो है पॉइंट बाय करके दिया गया है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए वन लाइनर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दिया गया है। उसके बाद आपको एमसीक्यू टाइप आपको लगाना है ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाए। उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट आपको निश्चित रूप से आपको दिखेगा। अब देखिए इसमें जो अभी आपने साइंस को कवर किया है, साइंस को जितना भी अभी आपने कवर किया है टोटल का टोटल आपसे साइंस बनना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टि का क्विक बुक है उसका मैंने साइंस अभी शुरू आपको कर दिया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।